जय हिंद। वेलकम बैक प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल Nokia 24 पर। साथियों, पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फंडामेंटल राइट, यानी कि आपका मौलिक अधिकार, है ना। मूल अधिकार जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। आज ये हमारी 23वीं क्लास है। 22 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक रिक्वेस्ट है कि शुरू से स्टार्ट करें पहली वीडियो से, है ना। कॉपी पेन से निकाल लीजिए। आज हम आगे बढ़ेंगे, हमारा आर्टिकल जानेंगे आज आर्टिकल 17 से, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, है ना। लास्ट की जो हमारी क्लास हुई थी हमने आर्टिकल 16 समाप्त कर लिया था और हम केवल ये नहीं पढ़ रहे, जैसे आर्टिकल 16 में है अवसर की समानता, है ना, उसकी बात करता है, रोजगार देने की बात करता है। ये तो सभी को मालूम है कि रोजगार की बात करता है आर्टिकल 16, है ना। लेकिन आर्टिकल 16 में जो पॉइंट दिए गए हैं कि रोजगार किस किस को मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, अगर वो आपको पता है तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, वरना आर्टिकल 16 के बारे में तो सभी को मालूम है ना। अब ये नहीं पूछा जाता कि आर्टिकल 16 में क्या है, अब पूछा जाता है आर्टिकल 16 का 1 क्या कहता है, आर्टिकल 16 का 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है ना। SC ST को अगर आरक्षण की बात की गई तो आर्टिकल के किस पॉइंट में कहा गया है ना। EWS में अगर आरक्षण की बात की गई है तो EWS का आरक्षण की बात किस आर्टिकल के किस क्लॉज में की गई है। इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। वो जमाना चला गया जब डायरेक्ट पूछा जाता था, तो अब डायरेक्ट नहीं है, अब थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा और डीपली हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। आई होप कि अगर आप पहले भी हमारी क्लासेस को देख चुके हैं तो आपने देखा भी होगा कि हम किस लेवल पे पढ़ रहे हैं ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए। फंडामेंटल राइट हमारा चल रहा है, यानी कि मौलिक अधिकार, है ना। और मौलिक अधिकार में हमारा जो आज का रहेगा अनुच्छेद वो रहेगा आर्टिकल 17, है ना, जो कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, है ना। छुआछूत का अंत किस में होता है? छोटी जाति बड़ी जाति के लोगों में, है। छोटी जाति बड़ी जाति के लोगों में कहते हैं ना कि हाँ, पुराने जमाने की आप फिल्म देखते होगे, पुराने समय की, तो उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव आपको देखने के लिए मिलता होगा और वर्तमान समय में भी है। आप अखबार न्यूज चैनल से अगर जुड़े होगे तो आपको मालूम पड़ता होगा कि हाँ, SC का कोई लड़का था, है ना, घोड़े पे बैठ के बारात के लिए वो जा रहा था घोड़े पे, तो बड़ी जाति के लोगों ने उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। यानी कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में देखने के लिए मिलती है चीजें। उसी चीज का ये अंत करता है कि जो छोटी जाति हैं उनके साथ में भेदभाव ना हो, उनका शोषण ना हो। इसी चीज के लिए ये मना करता है आर्टिकल 17, जो हमारे मूल संविधान में ही, हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, संविधान सभा थी, उनके जो अलग अलग हमारे जो हमारे संविधान में लगभग 60 देशों से इकट्ठा करके जो हमारा संविधान बनाया गया है, तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें रखा है। तो उसमें एक आर्टिकल 17 भी जोड़ा है जो अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में बात करता है ना। अब आर्टिकल 17 से संबंध में एक सिविल अधिकार था, है ना, अधिकार अधिनियम जो 1955 में आया। ये भी बराबरी की बात करता है कि छुआछूत के अंत की बात करता है, यानी कि इस प्रकार का किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा देखिए जो भेदभाव होता है वो SC ST के लोगों के साथ में होता है ना। उनके लिए कानून बनाया गया था जो 1989 में बनाया गया था और उसी कानून के माध्यम से आज आप देखते भी होंगे, है ना। अब होता क्या है कि ये SC ST का जो ये अधिनियम आया था, एक कानून आया था, बहुत सारी जगह ये वैध होता है, बहुत सारी जगह अवैध तरीके से इसका क्या होता है, इसका उपयोग होता है ना। होता है, हमारा समाज है, अगर कहीं अच्छाई है तो बुराई भी जरूर मिलती है उसमें। तो इसका कहीं तो बहुत अच्छी जगह यूज होता है और कहीं बहुत गलत तरीके से, नाजायज तरीके से दूसरे को प्रताड़ित किया जाता है इस कानून के माध्यम से। अब हुआ क्या था कि अब हर तरह के तो लोग होते नहीं है ना। कुछ आपसी रंजिश निकालने के लिए कह देते हैं कि कोई छोटी जाति का है, SC ST का कोई बंदा है, वो आपसी रंजिश निकालने के लिए जबरदस्ती वाली किसी दूसरों को, किसी सामने वाले को फंसा दे और उस पर इस तरह के केस लगवा दे, SC ST की धाराओं मुकदमा दर्ज करा दे, है ना। अब होता क्या है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है ना। और ये जो केस है, ये SC ST का जो अधिनियम है, इसमें कहा गया है कि ये गैर जमानती है, यानी कि नॉन बेलेबल ये एक्ट है, यानी कि इसमें आप अग्रिम जमानत नहीं ले सकते बल्कि आपको जेल जाना ही पड़ेगा। इसमें ये है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में इसका केस जाता है SC ST अधिनियम के लिए, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि इसको हम नॉन बेलेबल से बेलेबल इसको हम बना रहे हैं और साथ ही साथ इसकी जो अगर किसी
SC/ST के माध्यम से अगर कोई केस दर्ज होता है तो उसकी जो जानकारी है, उसकी जो विवेचना है, उसका पूरा काम मतलब सबसे पहले एक DSP रैंक के अधिकारी को बताना, सूचना करना पड़ेगा, उसको सूचित करना पड़ेगा कि SC/ST के धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहा है। वो DSP रैंक का अधिकारी फिर उस चीज को जांच करके पड़ताल करके उसकी अनुमति देगा या नहीं देगा, वो DSP पर डिपेंड करता। इसके खिलाफ होता क्या है कि 2018 में ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन किया था कि इस जो एक्ट है इसको हम नॉन बेलेबल से बेलेबल इशू बनाएंगे, यानी कि जमानती बनाएंगे, इसको जमानत मिल जाए। साथ ही साथ इसमें एक ये पॉइंट जोड़ा था कि हम इसमें DSP रैंक को पहले सूचित करना पड़ेगा आपको। जैसे कोई थाने में ये कोई ऐसा केस आता है SC/ST का, तो पहले DSP रैंक को सूचित करोगे कि SC/ST की धाराओं के अंतर्गत एक केस आया है, क्या हम इसमें FIR करें या ना करें। अगर DSP रैंक का अधिकारी इसमें अनुमति देता है कि आप इसको केस को रजिस्टर करें तो वो हो जाएगा, मना कर दे तो नहीं होगा, है ना। अब 2018 में फिर आपने देखा होगा SC/ST के लोगों के द्वारा बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को देखते हुए संसद के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला था उसको क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। और रद्द करने के साथ हुआ क्या कि जो अधिनियम में पहले थी, यानी कि गैर जमानती अधिनियम था, उसको गैर जमानती बनाया गया। साथ ही साथ जो DSP रैंक के लिए इसमें कहा गया था कि पहले DSP रैंक को सूचित करो, उसको वहां से खत्म किया गया, यानी कि आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। ये संसद के द्वारा उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये था इसकी थोड़ी सी स्टोरी अप्रस्तुता के अंत को, है ना, जो इसमें SC/ST एक्ट के माध्यम से हुए। ठीक है, यहाँ तक आई होप का आपको समझ आया होगा। केवल इसमें कुछ नहीं जानना है, जो आर्टिकल 17 है बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, अप्रस्तुता का अंत किस आर्टिकल के माध्यम से, तो कौन सा, आर्टिकल 17। छुआछूत भी लिखा जाता है कभी कभी कि छुआछूत का अंत किसमें है, तो आर्टिकल 17। सिर्फ इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 18 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। किसका अंत, उपाधियों का अंत, है ना। यानी कि जो नाम से पहले जो उपाधि लगाते हैं, नाम से पहले हम कुछ लगा लेते हैं अपने सामने, है ना, जैसे राज बहादुर, राजा साहब, है ना, सर लगा लिया। इस तरह के जो भी उपाधि हैं उनके अंत के बारे में बात करता है कौन सा, आर्टिकल 18। इसमें कई पॉइंट है, उनको भी अच्छे से समझेंगे, है ना। सर की उपाधि है, राजा साहब की है, राज बहादुर की है, और बहुत सारी उपाधि होती है। तो इस तरह की उपाधि आप नाम से पहले नहीं लगा सकते, तो आर्टिकल 18 इस चीज के लिए मना करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 18 का जो पहला पॉइंट है आप इसको अच्छे से जानेंगे। पहले पॉइंट में कहा गया है राज्य भारतीय नागरिकों को कोई उपाधि नहीं देगा। सबसे पहली चीज, राज्य का मतलब मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं कि राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यानी कि भारत के 28 राज्य संबंध नहीं है इनका। राज्य का मतलब है आर्टिकल 12। आई होप कि आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था अच्छे से। जो भी सरकारी चीजें हैं या फिर जो भी प्राइवेट चीजें हैं या फिर वो सभी चीजें जो प्राइवेट है और सरकारी भी है ना, या फिर किसी भी तरह का उन पर सरकार का अगर गवर्नमेंट का अगर प्रभाव पड़ता है, चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की, वो सभी राज्य में सम्मिलित होती है। याद रखेंगे उस चीज को, है ना। तो राज्य भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगा। इसमें एक अपवाद है, एजप्शन है, वो ये है कि सेना और शिक्षा को छोड़कर सेना की अगर कोई उपाधि है, जैसे हम लेफ्टिनेंट अपने नाम के सामने लगा सकते हैं, जनरल अपने नाम के सामने लगा सकते हैं, डॉक्टर अपने नाम के सामने हम लगा सकते हैं, शिक्षा से संबंध है ना। किसी PhD कर लिए तो उसके सामने डॉक्टर लग जाता है। यानी कि शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी आप किसी प्रकार की कोई उपाधि राज्य आपको नहीं देगा। ये आर्टिकल 18 का फर्स्ट कहता है ना। आर्टिकल 18 का सेकंड कहता है कोई भारतीय नागरिक देश से विदेश से उपाधि धारण नहीं करेगा, अपने देश से भी नहीं करेगा और दूसरे देश से भी कोई भी भारतीय नागरिक उपाधि धारण नहीं करेगा। ये कह रहा है आर्टिकल दूसरा। याद रखेंगे 18 का दूसरा, है ना। 18 का तीसरा कहता है गैर भारतीय, है ना, जो भारत के निवासी नहीं है, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, वो कौन होगा, वो गैर भारतीय होगा। लेकिन गैर भारतीय में भी जो लाभ के पद पर रहकर, भारत में लाभ के पद पर, जैसे हम कहते हैं भारत के राजदूत आते हैं ना, भारत में हर देश के राजदूत मिलेंगे आपको। दिल्ली में जब जाओगे तो बहुत अलग अलग तरह के क्वार्टर्स बने हुए हैं राजदूतों के, कि ये अमेरिका का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये जर्मनी का है, पाकिस्तान का है, ये इंग्लैंड का, ये ब्राजील का, हर तरह हर देश के लगभग मिलते हैं। तो वो जो भारत में है लाभ के पद पर है, क्योंकि गवर्नमेंट है, वो भी सरकारी है ना।
वो रहकर भारत में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। इसमें ये कहा गया आर्टिकल 18 का तीसरा पॉइंट है। अच्छे से समझेंगे। गैर भारतीय जो लाभ के पद पर है भारत में, गैर भारतीय है ना, वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 का तीसरा ये कहता है। आर्टिकल 18 का चौथा पॉइंट कहता है आपका, कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारतीय हो या फिर वो गैर भारतीय हो, दूसरे देश से कोई भी उपहार नहीं ले सकता, कोई भी भेंट नहीं ले सकता, है ना। जब तक, पहले मेरी शब्दों पर ध्यान दें, जब तक कि वो राष्ट्रपति से अनुमति या सलाह न ले ले। राष्ट्रपति से सलाह लेकर, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर आप ले सकते हैं। अब ऐसा समझ सकते हैं, मैंने दोनों तरह से आपको बताया, है ना। मैं सीधा सीधा ऐसा भी कह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति भारतीय हो या फिर वो गैर भारतीय हो, दूसरे देश से उपहार या भेंट ले सकता है राष्ट्रपति की सलाह, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति की सलाह नहीं होगी तब तक आप नहीं ले सकते। ये भी आप पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, है ना। साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट का केस आता है साथियों। सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, बालाजी राघवन था और भारत संघ, है ना, इंडिया के खिलाफ था, इंडिया और इसमें बालाजी राघवन। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि भारत रत्न हो या फिर पद्म श्री जैसे कोई भी अगर पुरस्कार है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, इस तरह की कोई भी पुरस्कार होंगे वो उपाधि नहीं होंगे, याद रखेंगे। कोई भी पुरस्कार है, चाहे वो भारत रत्न है या पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, या कोई भी ऐसा पुरस्कार है, वो उपाधि के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि उपाधि के लिए मना करता है लेकिन ये उपाधि में नहीं आएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ, ये केस था आपका, है ना। यहां तक आई होप को आपको समझ आया होगा। ये आपका 18 नंबर आर्टिकल समाप्त हो जाता है। अब आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 19, यानी कि स्वतंत्रता की बात करेगा, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेगा, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, है ना। तो आर्टिकल 19 हम सबसे पहले समझेंगे। आर्टिकल 19 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूं या खड़े होकर जो आप सुन रहे हो, है ना, वो हमें आर्टिकल 19 इस चीज की आजादी देता है, मुझे बोलने की, आपको सुनने की, है ना। तो उसको हम जान लेंगे। सबसे पहला आर्टिकल 19 कहता है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, वाक व अभिव्यक्ति से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 19। अब एक चीज और समझेंगे, वाक व अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की जो आजादी है, मेरी अपनी जो आजादी है, इससे संबंध रखता है कौन सा? आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 में भी कई पॉइंट है, आर्टिकल 19 में भी कई पॉइंट है, यानी कि आर्टिकल 19 में कह दूं 7 पॉइंट है आपके आर्टिकल 19 में, है ना। कौन कौन से हैं वो सभी हम समझेंगे, ठीक। अब एक चीज समझिए, जो वाक और अभिव्यक्ति की जो आजादी है, जो स्वतंत्रता की बात करता है, ये 10 तरह का है। जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, सुनने की है, प्रेस की स्वतंत्रता है, आरटीआई की स्वतंत्रता है ना। इस तरह के 10 पॉइंट है, जो आपको मेरे लेफ्ट साइड में आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, है ना। तो आप वहां से इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं था और इसको कंप्लीट भी करना था, है ना। तो यहाँ आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। वहीं आर्टिकल 19 का एक जो कहता है, आर्टिकल 19 का एक इंपॉर्टेंट है, वो भी आप समझेंगे। आर्टिकल 19 का एक कहता है बोलने व अभिव्यक्ति की आजादी की बात करेगा, आर्टिकल 19 का एक। आर्टिकल 19 का एक में भी हमारे क्या पॉइंट है? 7 पॉइंट है, याद रखेंगे, है ना। वर्तमान में 6 हैं और मूल संविधान की बात करते हैं तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 पॉइंट है, ठीक है, याद रखेंगे। आर्टिकल 19 के एक का एक कहता है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा कहता है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, है ना। देखिए पहले समझिए, बोलने की स्वतंत्रता यानी कि जब हम बोल रहे हैं, हमें आजादी है, हम अपने मन की बात कह सकते हैं, लेकिन मन की बात जो होगी वो संवैधानिक दायरे में होगी, कानून के अंतर्गत होगी। ऐसा नहीं है कि आप जिस देश में रह रहे हो उसी के खिलाफ बोलो, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते, आप कुछ गलत नहीं कह सकते। आप देखते होगे, आप किसी को गाली बक देते हो, है ना, तो वो सामने वाला पर्सन थाने जाता है, आपके खिलाफ एफआईआर कर देता है, आपके खिलाफ क्या हो जाता है? मुकदमा दर्ज हो जाता है। आर्टिकल 19 हमें बोलने की तो आजादी देता है, लेकिन किसी के खिलाफ गलत बोलने की आजादी नहीं देता, है ना। आपको बदतमीजी करने की आजादी नहीं देता। आर्टिकल 19 सिर्फ आपको ऐसी बात करने की आजादी देता है जो एक लिमिटेड, एक दायरे में हो, है ना, यानी कि सभ्य, जिसमें
सभ्यता नजर आती हो, है ना, याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 का 1, ठीक है, आर्टिकल 19 का 2 शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है। आप सम्मेलन किसी प्रकार का भी समझ सकते हो, चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का सम्मेलन हो, आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे हो, उसकी भी आजादी आर्टिकल 19 देता है, याद रखेंगे। 19 का 1 देता है, याद रखेंगे, है ना। वही तीसरा पॉइंट है, संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता भी मिलती है। तो कौन सी मिलती है? आर्टिकल, संघ बना लो किसी भी चीज का। संघ के हम भारत में बहुत सारे संघ है ना, अलग अलग पार्टियों के संघ है, और यहाँ तक के धर्मों के भी बहुत सारे संघ हैं भारत में, है ना। तो ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स बनाने की, उसकी भी कौन देता है? आर्टिकल 19 आजादी देता है। वही चौथा पॉइंट है, भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि हम भारत के नागरिक थे, भारत का हर एक क्षेत्र जो भी भारत के अंतर्गत आता है, चाहे भारत के 28 राज्य हों, चाहे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हों, या फिर वो सभी क्षेत्र जो अर्जित किए गए हों, है ना, कुछ भी हो भारत का, जो भी भारत का क्षेत्र है, चाहे जमीनी है चाहे समुद्री है, हम उसमें समय भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसकी आजादी हमें आर्टिकल 19 देता है। साथ ही साथ रहने की स्वतंत्रता भी हमें कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है ना। आज मैं कहूं कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जाके बस जाऊं, तो बस सकता हूं मैं। मेरा मन करेगा मैं दिल्ली में जाके बसना है मुझे, तो वहां भी जाकर रह सकता हूं मैं। मन करेगा कि मेरा मैं कश्मीर में रहना चाहता हूं, मैं वहां भी रह सकता हूं मैं। मन करेगा कि मैं तमिलनाडु में रहना चाहता हूं, तो मैं वहां भी जाकर रह सकता हूं। यानी कि रहने की, बसने की स्वतंत्रता कौन सा देता है? आर्टिकल 19 का 1 देता है, याद रखेंगे, है ना। वहीं एक पॉइंट था, संपत्ति का अधिकार था, है ना, जो वर्तमान में नहीं है संविधान में। के किसमें नहीं है? 19 के 1 में नहीं है। संविधान में तो है, लेकिन मौलिक अधिकार में आपका नहीं है। पूरी बात समझेंगे, पूरी बात समझेंगे कि आर्टिकल जो आपका 19 का 1 है, उसके जो 7 पॉइंट है, उसमें जो छठा पॉइंट था, जो मूल संविधान में तो था, है ना, लेकिन मूल संविधान में किसमें? मौलिक अधिकार में। वर्तमान में नहीं है। इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसको मौलिक अधिकार से निकालकर संवैधानिक अधिकार बनाया, विधिक अधिकार बनाया। इसको आर्टिकल 300 का ए में इसको रख दिया। कौन सा आर्टिकल है? इसको अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल है आपका 300 का ए, इसमें इसको रख दिया गया। आज ये संवैधानिक अधिकार है और वैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार से मतलब क्या? याद रखेंगे, जो भी संविधान में वर्णित है वो सब संवैधानिक है ना, और जो संवैधानिक है वो वैधानिक भी है। लेकिन सभी वैधानिक संवैधानिक नहीं हो सकते, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब संपत्ति का अधिकार ये निकल जाता है। लास्ट पॉइंट आता है जो आपका 7वां है, लेकिन आज वर्तमान स्थिति देखें तो ये छठा पॉइंट है ना, व्यापार या फिर कारोबार करने की स्वतंत्रता भी देता है। हमें कौन देता है? आर्टिकल 19 का पहला देता है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो आर्टिकल 19 में जो और जो क्लॉज है, जैसे पहला हमने जान लिया, अब दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है ना, छठा, सातवां, इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम 19 का दूसरे के बारे में बात करते हैं। जो 19 का दूसरा कहता है, तार्किक प्रतिबंध भी इन पर लगने की बात करता है। अब देखिए, इतने सारी आजादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है हमें, कि हम इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब जनता चाहे तो इनका दुरुपयोग भी तो कर सकता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपको बताता हूं, है ना, जो हमारी पहली आईपीसी थी, आज उसको हम बीएनएस के नाम से जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता, है ना। अब इसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर आप किसी का कत्ल करते हो, किसी का मर्डर करते हो, तो उसमें आपको मृत्यु दंड की सजा हो सकती है, आपको उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। सब कुछ जानने के बाद भी सबको पता है कि अगर हम किसी का कत्ल करेंगे, मर्डर करेंगे, तो हमको फांसी की सजा भी हो सकती है, हमको उम्र कैद भी हो सकती है। इसके बावजूद भी सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी लोग मर्डर कर देते हैं, है ना, हत्या कर देते हैं। यानी कि पता है किसकी क्या सजा होगी, लेकिन फिर भी कर देते हैं। तो इन्हीं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ आर्टिकल्स और जोड़े गए हैं। जैसे 19 का 1 हमको इस तरह की आजादी देता है, इन सारे पॉइंट्स की है। लेकिन अब इन पॉइंट्स की जो आजादी तो हमें दे दी, इसका हम दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ आर्टिकल्स और ऐड किए गए हैं। जैसे 19 का दूसरा कहता है कि जो 19 के 1 का जो 1 पॉइंट है, 19 के 1 का 1 पॉइंट, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस पर तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
यानी कि वैध तरीके को इसको क्या कर दिया जा सकता है, इसको प्रतिबंध इस पर लगाया जा सकता है। वैध एक तार्किक यानी कि एक रीजन होना चाहिए पूरा, अच्छा है ना, मजबूत रीजन के साथ में इसको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो कौन कौन से मजबूत रीजन हो सकते हैं? एक पहला है सुरक्षा का आधार अगर है ना, सुरक्षा का आधार। दूसरा है देश की संप्रभुता और अखंडता का आधार। तीसरा है लोक व्यवस्था का आधार। चौथा है दूसरे देश के संबंध के आधार पर, यानी कि जैसे मैं कह दूं कि आज हमारा शत्रु देश पाकिस्तान है, चीन है ना, शत्रु देश है हमारे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे समय इनको मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, इसी तरह से ये पीठ पर वार कर देते हैं, है ना, ये हमारे शत्रु देश हो गए। लेकिन हम भारत में रह रहे हैं, भारत की नागरिकता हमारे पास है, और हम इन्हीं देश के साथ में दोस्ती कर ले, इन्हीं देशों के लिए हम अच्छा बोले, तो इस तरह की अगर हम करते हैं भारत में रहकर, तो हमारे जो ये मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, आर्टिकल 19 जो कहता है, इस पर ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, क्योंकि ये एक वैध है, लीगल है, तार्किक प्रतिबंध होगा, है ना। अब साथ ही साथ शिष्टाचार या सदाचार के आधार पर भी प्रतिबंध हो सकता है, अपराध उद्दीपन के आधार पर भी हो सकता है, मान हानि के आधार पर भी हो सकता है, या फिर कोर्ट की अवमानना करने का भी आधार हो सकता है 19 के एक एक पर तार्किक प्रतिबंध लगाना, है ना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। साथ ही साथ अब 19 का तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि 19 का तीसरा पॉइंट कहता है 19 के एक का दूसरा, 19 के एक का दूसरा यानी कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने के जो आपका अधिकार है, उस पर भी आपका क्या हो सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अगर वो तर्क वैध है ना, प्रतिबंध तार्किक का अगर है। अब इसमें कौन सा, दूसरा व तीसरे पॉइंट के आधार पर, है ना, दूसरे व तीसरे पॉइंट के आधार पर, यानी कि अगर देश में संप्रभुता व अखंडता पर अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन का जो अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं अगर लोक व्यवस्था का अगर कहीं आ जाए, आधार आ जाए, तो उस पर भी आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है उस पर आपका बैन लग सकता है ना, उसको क्या करा जा सकता है, बैन लगाया जा सकता है उस पर, है ना। वहीं 19 के 4 की अगर मैं बात करता हूं, तो 19 के 1 का तीसरा जो पॉइंट है उस पर भी तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई ऐसा संघ बना लो जो भारत की क्या है, अखंडता संप्रभुता के खिलाफ है, कोई ऐसा पॉइंट है ना निकल के आ जाए, तो इसमें दूसरा तीसरा व पांचवें अगर पॉइंट का आधार अगर बन जाता है तो तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा तीसरा पांचवा यानी कि देश की संप्रभुता अखंडता का आधार बन जाए, लोक व्यवस्था का आधार बन जाए, या शिष्टाचार सदाचार का आधार बन जाए इसमें, है ना, तब क्या हो जाएगा, ये आपका संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं आगे बात करता हूं तो 19 का पांचवा है, 19 के एक का चौथा जो पॉइंट है आपका, 19 के एक का चौथा यानी कि आपका भ्रमण करने की स्वतंत्रता। साथ ही साथ पांचवा पॉइंट यानी कि रहने की स्वतंत्रता, ये दोनों अगर इन पे अगर कुछ हो जाए तो वैध तरीके से इन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो कौन से पॉइंट है, जैसे साधारण जनता के हित में और दूसरा अनुसूचित जातियों के हित में। अब इसको समझेंगे कैसे। ये कहता है एक तो है भ्रमण की स्वतंत्रता, दूसरा रहने की स्वतंत्रता। हमारा एक समाज है ना, सभ्य समाज है हमारा, भारत में बहुत संस्कृति के नाम से भारत हमारा जाना जाता है विश्व में, है ना, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, इतनी विविधता पाई जाती है, लेकिन फिर भी प्रेम के साथ में रहते हैं। अब ऐसे में अगर सपोज करो कोई ऐसी चीज आके हमारे बीच में रहने लगे या हमारे आसपास कर घूमने लगे जो इस सभ्य समाज को दूषित करती है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। सपोज करो मैं एक फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं, है ना, शब्द छोटा है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा है इसका। प्रोस्टिट्यूशन की मैं बात करता हूं, यानी कि वेश्यागर्दी की मैं बात करता हूं, है ना, जो महिलाएं वेश्या होती हैं, है ना, यानी कि जो शरीर बेचने का काम करती हैं, वो हमारे बीच में आकर घूमने लगे, हमारे बीच में आकर रहने लगे, तो इस तरह का अगर कोई आधार बनता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये कहता है आपका कौन सा, आर्टिकल 19 का पांचवा। ये तार्किक प्रतिबंध है साधारण जनता के हित में, जैसे हम लोग रह रहे हैं, साधारण लोग हैं, आप लोग हैं, साधारण लोग हैं, ऐसे में अगर वो आके रहने लगे तो हमको बुरा लगेगा, है ना, तो हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अनुसूचित जातियों का अगर हित आ जाए कहीं, है ना, तो उसमें भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। वहीं अगला पॉइंट आ जाता है आर्टिकल 19 का सातवां पॉइंट है,
सातवां यानी कि व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। आपको मालूम है जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त किया गया था और मौलिक अधिकार से समाप्त करके इसको संविधान के आर्टिकल 300 के में इसको रख दिया गया था। तो इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। इसको जब आगे आएंगे तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेंगे जब इसको 300 के का आर्टिकल हम जानेंगे। ठीक। अब 19 का 7वां कहता है 19 का 1 का जो छठा तार्किक प्रतिबंध है उस पर तार्किक प्रतिबंध लगे यानी कारोबार व्यापार करने का आधार। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है 19 का जो हमारा 5वां पॉइंट है ये वाला 1-2 यानी कि साधारण जनता के हित में, अनुसूचित जातियों के हित में। और तीसरा पॉइंट आता है सरकार द्वारा पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से बहिष्कार अगर कर दे, है ना, तो व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है साथियों, ये आपका आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है ना। आर्टिकल 19 भी आपका समाप्त हो गया। अब अगली क्लास हमारी रहेगी आर्टिकल 20-21 से हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप अच्छे से कर भी रहोगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स बनाएं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाएं। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नौकरी 24 आपका चैनल है। जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये जो आपकी क्लासेस हैं पॉलिटी की, ये मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से शनिवार चलेंगी और कोशिश करूंगा कि संडे में कोई अदर सब्जेक्ट आपका लिया जाए, है ना। अदर सब्जेक्ट यानी कि करंट अफेयर भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकती है या फिर कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उसको संडे टू संडे हम लेकर चलेंगे, है ना। वीकली रखेंगे उसको। जैसे अगर मैं कह दूं कि रीजनिंग है तो रीजनिंग का हर एक वीक में एक दिन एक चैप्टर या 2 चैप्टर उसके कंप्लीट हम कर लें साथ ही साथ, इसके साथ साथ, है ना। वो सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाएं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। यकीन मानिए इस लेवल का आपको मैं करा दूंगा कि आपको किसी भी एग्जाम में शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि हमने कुछ से पढ़ा, समय खराब हमारा हुआ। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे, है ना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर एक बार निवेदन है आपसे, और दोस्तों के पास शेयर कर दें, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं सभी में, है ना। बड़ी बड़ी को मिसाल है कि पहले दूसरों का भला करो फिर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।